हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 20 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ ज़्यादा एकत्रित कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमें सिखाया गया है कि किस प्रकार जीवन में हम बचत कर कर एक बड़ी पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इस पाठ में हम पत्र लेखन की विधा का ज्ञान, जीवन में बचत संबंधी महत्व, शब्दों का संधि विच्छेद करना और लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये पाठ एक पत्र के रूप में लिखा हुआ है। अब पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जो हम किसी सरकारी कार्यालयों में, जैसे विद्यालय में देते हैं या अन्य किसी कार्य में व्यवसाय के लिए देते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने किसी संबंधी को देते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता को भेजा जाता है या बहन को, मित्र को कोई बधाई देने के लिए पत्र लिखा जाता है, या कोई बच्चा अपने माता पिता को हॉस्टल में रहकर पत्र लिखते हैं, अपनी परीक्षा के बारे में बताते, अपनी पढ़ाई के बारे में बताते, इस तरीके से लिखते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ये एक अनौपचारिक पत्र है। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8/10 आदर्श नगर, AB रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, 06 अक्टूबर 2007। प्रिय पुनीत, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो, जानकर संतोष हुआ। क्या कहा? सबसे पहले यहाँ पे पता लिखा हुआ है, जो जिस नगर में रहते हैं उसका नाम, नंबर लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद डेट लिखते हैं। फिर लिखा है प्रिय पुनीत, जो छोटे होते हैं उनके लिए हम प्रिय या स्नेह लिखते हैं, तो लिखा है कि प्रिय पुनीत और शुभाशीष, मतलब उन्हें आशीर्वाद दिया है। और क्या कहता है कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई, मतलब तुमने जो पत्र भेजा था वो मुझे मिला और उसे पढ़कर मुझे प्रसन्नता, मतलब खुशी हुई कि तुम कैसे हो, स्वस्थ हो और मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, और यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई। संतोष हुआ मतलब प्रसन्नता हुई। बेटा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रा दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सच कहूँ तो इसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। पवित्रा ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई, मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपये जमा कर लिए थे। एक बेटा है जिसे अपनी माँ बताती है, पत्र के द्वारा जानकारी देती है कि उसकी जो दीदी है पवित्रा, उसने कंप्यूटर खरीदा है। क्या कहती है? पत्र के द्वारा वो अपने बेटे को बताती है कि उसकी जो पवित्रा दीदी है उसने कंप्यूटर खरीदा, और किस तरीके से खरीदा। और क्या कहती है कि उसका पूरा श्रेय, मतलब क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, तो किसे जाता है? पवित्रा को जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो घर की स्थिति वो थी, उसको देखकर वो कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने थोड़े थोड़े करके पैसों की बचत की, और उस पैसों को वो कहाँ जमा करती थी? अपने बचत खाते में। बचत खाता जैसे बैंक होती है या पोस्ट ऑफिस होती है, उनमें हम एक बचत खाता खोल सकते हैं और थोड़े थोड़े पैसे उसमें जमा करके उसे एकत्रित कर सकते हैं, और जब हमें आवश्यकता होती है हम वो पैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पवित्रा ने थोड़े थोड़े रुपयों की व्यवस्था कर और वो पैसे बचत खाते में जमा किए, और उससे उसने कंप्यूटर खरीदा। और कितने रुपए उसने जमा कर लिए थे इस तरीके से? 15,000 रुपये। पवित्रा दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाते में जमा कर देती थी। अपनी सीमित आवश्यकताओं के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपये ही निकालती थी। फलतः वह अपव्यय से भी बची रहती और प्रति माह कुछ रुपए बचाती रही। मित व्ययिता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपए मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। आज के तीव्रगामी परिवेश में कंप्यूटर के ज्ञान से जहां दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी पवित्रा दीदी थी, उसे अपनी छात्रवृत्ति की राशि
क्या किया, उसे जो छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप जो स्कूल से मिलती थी वो वाले पैसे, और उसकी माँ के द्वारा जो पैसे भेजे जाते थे उसे वह कहाँ जमा करती थी, अपने डाकघर के बचत खाते में जमा करती थी। और अपनी सीमित आवश्यकताएं मतलब जितनी उन्हें उससे आवश्यकता होती थी बस उसी में अपने पैसे खर्च करती थी और बाकी के पैसों को वो बचा लेती थी। और इस तरीके से उसने अपव्यय मतलब पैसों का दुरुपयोग करने से बचाया और प्रति माह कुछ रुपए बचा लेती थी। और इस तरीके से मित व्ययता मतलब कम खर्च कर उसने इतनी बड़ी पूंजी जमा कर ली थी। पूंजी मतलब रकम, और उन्हें अपनी माँ से बस थोड़े ही रुपए लेने पड़े और उसके घर में कंप्यूटर आ गया। और आज के तीव्रगामी मतलब जिस तरीके से विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है उस तरीके से तीव्रगामी मतलब कि तेज गति वाले वातावरण, परिवेश मतलब वातावरण में कंप्यूटर के ज्ञान से जहाँ उसकी दीदी के बौद्धिक क्षमता मतलब कि बुद्धि संबंधी जो ज्ञान होता है उसके बारे में, तो उसे वो ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ ही उससे उसे रोजगार मतलब जो कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसे जो पैसे कमाने के लिए जो अवसर मिलेगा वो भी उसे मिल सकता है। बेटा पुनीत, मैं चाहूँगी कि तुम भी दीदी की तरह प्रति माह मिलने वाले रुपयों को बचत खाते में रखो। जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा निकालो, अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो और अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। तुम भी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी एकत्रित करने में सफल हो जाओगे। बेटा, बचत खाते में रुपए रखने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे पैसों का हिसाब रहता है, साथ में अधिक रुपये न होने से व्यर्थ की चीज़ों के लिए जी नहीं ललचाता। मित व्ययिता के गुण का विकास होता है। अपव्यय पर रोक लगने से बचत भी होती है तथा बैंक से लेन देन की प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ अनेक काज सिद्ध होते हैं। अब उसकी माँ उसे क्या कहती है कि बेटा पुनीत, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी दीदी की तरह बचत खाते में पैसे जमा करा करो और जब जैसी आवश्यकता हो तभी तुम पैसा खर्च करा करो और जितने पैसों की ज़रूरत है उतने पैसे ही निकाला करो। और इस तरीके से अपने खर्च के ढंग को पर ध्यान दो और अपव्यय मतलब दुरुपयोग से, पैसों के दुरुपयोग से बचो। और तुम इस तरीके से तुम भी अपनी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी मतलब रकम एकत्रित कर सकते हो और बचत खाते में रुपये से अनेक लाभ ले सकते हो। रोज इससे हम क्या सीख सकता है कि पैसों का हिसाब रखना भी सीख सकता है और हाथ में अधिक रुपये न होने से वो पैसों को अधिक खर्च भी नहीं करेगा, मतलब कि व्यर्थ की चीज़ों में भी पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। और मित व्ययता मतलब कि कम खर्च के गुण का भी उसमें विकास होगा और जिससे अपव्यय पर रोक लगेगी और बचत भी होगी तथा बैंक से लेन देन मतलब कि बैंक में किस तरीके से कार्य किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी उसे मिलेगी। और इस प्रकार एक पंथ दो काज मतलब कि एक काम करने से दो कार्य को करना सीख जाएगा। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा की गई छोटी छोटी सी बचत जहाँ तुम्हारी निजी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती है, वहीं व्यापक रूप से राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्र के विकास का अंग बनती है। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक हित के कार्यों में होता है। अतः हम अपनी बचत करने की एक छोटी सी आदत से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। क्या कहती है उसकी माँ कि तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा छोटी छोटी बचत की गई जो राशि है उससे तुम एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो। जैसे हमें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता हो, वो महंगी हो, अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे तो उससे हम वो बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। वहीं व्यापक मतलब बड़े रूप से हम राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्र के विकास मतलब कि राष्ट्र की जो सेवाएं होती है उनमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। और इस तरीके से बचत की गई राशि का सार्वजनिक हित, सार्वजनिक मतलब कि सभी लोगों से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी भलाई के लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं।
और इस तरीके से छोटी सी आदत जो है हमारी बचत की है, उससे हम अप्रत्यक्ष मतलब कि बिना किसी के सामने आए हम राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। तुमने 500 रुपये मंगवाए हैं, भिजवा रही हूँ। अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें रुपये भिजवाए थे, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ेगी। अब उसकी माँ क्या कहती है कि तुमने पत्र में लिखा था कि तुम्हें 500 रुपये चाहिए, तो वो मैं भिजवाए रही हूँ, लेकिन पहले ही मैंने तुम्हें पैसे भिजवाए थे, तो तुम्हें अब पैसों की आवश्यकता क्यों है। मेरे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि पाई पाई को दांतों से पकड़ो। हाँ, मैं यह जरूर चाहूँगी कि खर्च करने से पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम्हें यह सदैव याद रहे। क्षणशः कणश्चैव विद्या धर्म च चिंतयेत, अर्थात एक एक क्षण बचाकर उसका सदुपयोग करके ही विद्या प्राप्त की जा सकती है, और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह हो पाता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पिताजी एवं दीदी की तरफ से सस्नेह आशीष पत्र द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। शेष कुशल। उसकी माँ उसे क्या समझाना चाहती है कि वो ये नहीं कहना चाहती कि तुम पैसों को बहुत कम खर्च करो, मतलब बिल्कुल भी मत खर्च करो, लेकिन वो ये कहना चाहती है कि जहाँ आवश्यकता हो वहीं पर पैसा खर्च करो, और खर्च करने से पहले आगे पीछे सोच लेना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर खर्च करूँगा और पैसा नहीं बचा तो फिर आगे क्या करूँगा। और क्योंकि पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है, और जैसे कि विद्यार्थी जीवन में एक एक क्षण जरूरी होता है पढ़ने के लिए, उसी तरीके से एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह हो पाता है, मतलब कि धन को एकत्रित हम कर सकते हैं। और कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य समझ चुके होंगे, और उसे कहती है कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, अर्थात जो महासागर होता है, समुद्र होता है, उसमें इतना सारा पानी एकत्रित कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है, और जिससे क्या बनता है, एक सागर बनता है। उसी तरीके से हम अपनी समझदारी से पैसों की बचत करके एक बड़ी पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। और उसे कहती है कि तुम्हारे पिताजी और दीदी की तरह से तुम्हें स्नेह, और आगे पत्र द्वारा अपनी प्रगति, मतलब जो भी तुम पढ़ रहे हो उससे हमें अवगत कराना, मतलब कि हमें जानकारी देते रहना। और फिर एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर पत्र भेजना है। क्या लिखा, पुनीत, कक्षा 8वीं, विवेकानंद विद्या भवन, तात्या टोपे नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, जहाँ पर वो रहता है। ठीक है, ये पाठ हमारा